7 दिसंबर 1941 ये इतिहास का वो आखिरी दिन था जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। यूएस नेवी की बेस पर एक आफत टूटने वाली थी जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। बैटलशिप में मौजूद एक अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची डोरेस मिलर सूरज निकलते ही नेवी ऑफिसर्स को नाश्ता सर्व करता है। उसके बाद उनके लॉन्ड्री कलेक्शन के काम में लग जाता है। सुबह के करीब 7:57 पर डोरेंस को एक सायरन सुनाई देता है। वो सायरन जो शायद कोई भी सेलर अपनी सर्विस में सुनना ही नहीं चाहता। वो फौरन बाहर निकलता है और ये देखकर हैरतजदा रह जाता है कि पूरा आसमान जापानीज बॉम्बर एयरक्राफ्ट से भरा पड़ा है। पलक झपकते ही पूरी नेवल बेस पे तो जैसे कोई कयामत ही टूट पड़ी हो, क्योंकि जापानीज एयरक्राफ्ट ने चुन चुन कर अमेरिकन शिप को तबाह करना शुरू कर दिया था। यह हमला यूएस की पर्ल हार्बर बेस पर किया गया था और आज हम जानेंगे कि जापान ने अमेरिका जैसे मुल्क पर हमला करने की इतनी बड़ी हिम्मत क्यों की थी, और डोरेंस मिलर नामी बावर्ची को अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड क्यों दिया गया, और अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर हमला क्यों किया था। नाजरीन, हमारी इस इंटरेस्टिंग कहानी की शुरुआत 1941 में होती है, जब वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जी हाँ, वही चाइना जिसके खिलाफ आज अमेरिका खुलकर बात करता है। हुआ कुछ यूँ था कि वर्ल्ड वॉर 2 को स्टार्ट हुए 3 साल गुजर चुके थे, जिसके एक साइड में जर्मनी और इटली थे, जबकि दूसरे साइड में ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस थे। इस जंग में अमेरिका का कोई पार्ट नहीं था और अमेरिका पूरी तरह से न्यूट्रल था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में हुए नुकसानात की वजह से अमेरिका खुद को यूरोप और एशिया में होने वाली जंग से बिल्कुल अलग रखना चाहता था। पर एक मुल्क था जो अमेरिका को मुसलसल सताए जा रहा था, वो था जापान। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो अपने आसपास के मुल्कों पर धड़ाधड़ कब्जा जमाए जा रहा था, ताकि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड पूरी कर सके। कोरिया, ताइवान और चाइना के ज़्यादातर हिस्सों पर जापान कब्जा कर चुका था। पैसिफिक ओशियन में ही जापान के करीब फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया पर भी इसकी नज़र थी। पर मसला ये था कि मलेशिया ब्रिटिश कॉलोनी थी, जबकि इंडोनेशिया नीदरलैंड की और फिलीपींस न्यूट्रल रहने वाले अमेरिका की कॉलोनी थी। इन कंट्रीज़ को जापान का दूसरे मुल्कों पर कब्जा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि जापान के पीछे असल में हिटलर का हाथ था और हिटलर ब्रिटेन और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था। जापान की ये हरकतें देखकर जुलाई 1941 में अमेरिका ने जापान को ऑयल देना बंद कर दिया। जापान के पास खुद का ऑयल नहीं था, बल्कि वो अपनी ज़रूरत का 80% ऑयल अमेरिका से ही इंपोर्ट करता था। अमेरिका ने उसके सामने ये कंडीशन रखी कि पहले उसको चाइना से अपना कब्जा छोड़ना पड़ेगा, फिर जाकर उसको ऑयल दिया जाएगा। जापान के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। एक तरफ अगर वो चाइना से अपना कब्जा छोड़ देता तो पूरी दुनिया ये समझती कि इसने हिटलर के सपोर्ट के बावजूद अमेरिका के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। दूसरी तरफ ऑयल था जिसके बगैर जापान का होल्ड वैसे ही कमज़ोर हो रहा था। जापान ने फैसला किया कि वो चाइना से अपनी फ़ौज वापस नहीं बुलवाएगा, बल्कि अंदर ही अंदर उसने प्लान बनाया कि वो ऑयल के लिए इंडोनेशिया पर कब्जा करेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि इंडोनेशिया उस वक्त नीदरलैंड की कॉलोनी थी और वहाँ तक पहुँचने के लिए ज़रूरी था कि पहले फिलीपींस पर कब्जा किया जाए, जो कि अमेरिका की कॉलोनी थी। जापान को अच्छी तरह मालूम था कि अगर उसने फिलीपींस पर हमला किया तो उसकी जवाबी कार्रवाई पैसिफिक ओशियन में मौजूद अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर से की जाएगी। लेकिन क्योंकि जापान के पास ऑयल रिजर्व तेजी से कम होते जा रहे थे और उनके पास हमला करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, जापानीज मिलिट्री लीडर ने फैसला किया कि वो अमेरिका की पर्ल हार्बर बेस पे एक सरप्राइज अटैक करके पूरी बेस को ही उड़ा डालेंगे, ताकि उसके बाद जापान आसानी से फिलीपींस पे कब्जा कर सके। जापान अब चुपके से पर्ल हार्बर पर अटैक करने की तैयारी में लग चुका था। उसने अपनी फ्लीट तैयार की, जिसमें 2 बैटलशिप, 39 सबमरीन, 30 डिस्ट्रॉयर्स और हैरतअंगेज तौर पर 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट थे। इन एयरक्राफ्ट को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से पर्ल हार्बर की तरफ रवाना किया गया। दूसरी तरफ पर्ल हार्बर पर खड़ी अमेरिकी फोर्सेस का अंदाज़ा लगाया जाए तो उसमें 8 बैटलशिप, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप, 4 सबमरीन और 390 एयरक्राफ्ट थे। देखा जाए तो अमेरिका के पास जापान का हमला नाकाम बनाने के लिए काफ़ी फोर्स मौजूद थी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि इनको इस हमले की इन्फॉर्मेशन पहले से ही मिल जाए। पर जापान ये अटैक हर तरह से सीक्रेट रखना चाहता था, इसीलिए जापानीज कमांडर ने फैसला किया कि वो हमले से पहले किसी भी प्रकार की वायरलेस कम्युनिकेशन से दूर रहेंगे। जापान से निकलने वाली फोर्स करीब 8000 किलोमीटर का फासला तय करके अब पर्ल हार्बर से सिर्फ 370 किलोमीटर दूर थी, और यही वो पॉइंट था जहां से एयरक्राफ्ट को हमला करने के लिए टेक ऑफ करवाया गया।
ये वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा हमला होने वाला था जिसमें अमेरिका अभी तक शामिल ही नहीं था। 7 दिसंबर 1947 की सुबह को 7:57 पे 350 जापानीज एयरक्राफ्ट ने पर्ल हार्बर पे 2 अलग अलग ग्रुप्स पे हमला बोल दिया। अमेरिकन्स जो इस हमले से बिल्कुल बेखबर थे उन पर तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी थी। जापानीज एयरक्राफ्ट के पहले ग्रुप ने गोलों की बारिश कर दी थी। 45 मिनट तक ये पर्ल हार्बर पर हमला करते रहे और फिर वापस चले गए। पहले तो यूं लगा शायद हमला खत्म हो चुका है, लेकिन 10 मिनटों बाद बॉम्बर एयरक्राफ्ट का दूसरा ग्रुप आया और बची खुची नेवल बेस को भी गोले बरसा कर तबाह कर दिया। पूरे 1 घंटे और 15 मिनटों तक ये हमला जारी रहा जिसमें जापान का पलड़ा हर तरह से भारी था। अमेरिका की 20 वेसल, 8 बैटलशिप और 300 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट को खड़े खड़े तबाह कर दिया गया था। ज़मीन को आग और आसमान को काले धुएं के बादलों ने छिपा दिया था। इसी दौरान अमेरिका की एक बैटलशिप में अमेरिकन बावर्ची डोरेस मिलर भी था, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। लॉन्ड्री कलेक्शन के दौरान डोरेंस को एक सायरन सुनाई दिया। ये खौफनाक सायरन सुनकर जब तक वो बाहर आता, एक जापानीज मिसाइल उनकी शिप पर आ लगा जिसमें शिप कैप्टन समेत बहुत ऑफिसर्स जख्मी हो गए। डोरेंस ने अकेले जख्मियों को सेफ जगह पर पहुंचाया और फिर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन पर जाकर खुद जापानीज एयरक्राफ्ट पर पलटकर वार किया। उसने बगैर ट्रेनिंग के टोटल 6 एयरक्राफ्ट को मार गिराया, जबकि इस हमले में जापान ने टोटल 29 एयरक्राफ्ट खोए थे। डोरेंस मिलर को इस कारनामे के लिए नेवी क्रॉस दिया गया था। ये अवार्ड यूएस नेवी का सबसे बड़ा जबकि यूनाइटेड स्टेट का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड था। अमेरिका ने पर्ल हार्बर के अगले ही दिन जापान को सबक सिखाने का फैसला कर दिया और उन्होंने उनके खिलाफ खुली जंग का ऐलान भी कर दिया। 4 महीनों बाद अमेरिका ने जापान पर वैसे ही हमला किया जैसे उन्होंने पर्ल हार्बर पर किया था। अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान की कैपिटल टोक्यो पर बमों की बरसात कर दी। ये अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 2 में किए जाने वाला पहला हमला तो था, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले 4 सालों तक जापान और अमेरिका की सदी लड़ाई चलती थी, जिसमें अब अमेरिका का पलड़ा भारी था। जापान इस जंग में बहुत कमज़ोर हो चुका था, लेकिन वो किसी सूरत हार नहीं मान रहा था। आखिरकार अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के खिलाफ अपना आखिरी दांव इस्तेमाल कर ही डाला। 6 अगस्त 1945 को सुबह के 8 बजे हिरोशिमा शहर के ऊपर बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस एयरक्राफ्ट देखा गया। इस एयरक्राफ्ट ने 4400 केजी वजनी लिटिल बॉय नामी बम हिरोशिमा के ऊपर गिरा दिया। लगभग 43 सेकंड के बाद जोरदार ब्लास्ट हुआ जिससे सब कुछ वाइट हो गया और ज़मीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये हिस्ट्री का पहला न्यूक्लियर अटैक था जिसने सिर्फ एक चुटकी में ही पूरे हिरोशिमा पर मौजूद 80% से ज़्यादा बिल्डिंग्स को मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दिया। जापानीज मिलिट्री अभी कुछ और समझती कि 3 दिनों के बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर भी न्यूक्लियर बम गिरा दिया। ये मार्क 3 बम था जिसका कोड नेम फेटमैन रखा गया। 4670 केजी वजनी इस बम ने गिरते ही पूरे शहर को सफाई हस्ती से ही मिटा डाला। ये वो 2 न्यूक्लियर बम थे जो इंसानों पर इस्तेमाल होने वाले पहले और आखिरी बम थे। एक अंदाजे के मुताबिक हिरोशिमा और नागासाकी के हमलों में टोटल 2,60,000 के करीब लोग मारे गए थे। इस हमले के अगले ही हफ्ते जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 भी अपने अंजाम को जा पहुंचा। उम्मीद है हिस्ट्री क्लब की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।